नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। मेरे बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। एमएससी बीएड मैंने किया है। पिछले 14 वर्षों से मैं अध्यापन कार्य रेगुलर करवा रहा हूँ। इसके साथ ही मैंने 10 से अधिक किताबें जो हैं जनरल साइंस सब्जेक्ट में मैंने लिखी हैं, जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट को जो है आरपीएससी के एग्ज़ामों में और राजस्थान के अन्य जो अधीनस्थ बोर्डों की एग्ज़ाम है उनमें काफ़ी सफलता प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित मेरी किताबें हुई हैं दोस्तों। और साथ ही टीचिंग एक्सपर्ट में मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनवायरनमेंट और बायोटेक्नोलॉजी जो है इसका अध्यापन लगातार करवा रहा हूँ। तो क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, हाउ टू रजिस्टर्ड फॉर अनअकैडमी, कि अनअकैडमी को कैसे रजिस्टर करेंगे, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। आप जैसे ही दोस्तों अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ जाकर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। बेहद आसान है और यहाँ से बात आती है कि क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो आपको डेली लाइव क्लास जो है वो आपको मिलेंगी। लाइव क्लास के साथ साथ आपको लाइव टेस्ट क्विज जो है ये भी आपको मिलेंगे। इनके पीडीएफ्स वगैरह भी आप लोगों को जो है प्रोवाइड हो जाएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस भी आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ आरपीएससी सब्सक्रिप्शन के बारे में। यहाँ पर जो प्लान है वो 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना और 24 महीने के लिए है दोस्तों। 1 से 3 और 6 महीने, ये जो 3 सब्सक्रिप्शन प्लान है, 1 महीने का, 3 महीने का और 6 महीने का, ये बिल्कुल आप लोगों के कोई काम का नहीं है, क्योंकि राजस्थान का कोई भी एग्जाम जो है वो इतने कम समय में कभी भी हेल्ड नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है। राजस्थान के एग्जामों को कंप्लीट होने में लगभग आप लोगों को भी जैसा कि पता है 12 से 24 महीने का समय लग जाता है। 1-2 साल अक्सर लगी जाती है। इसलिए आप 1, 3 और 6 वाले सब्सक्रिप्शन प्लान के चक्कर में ना पड़े। आप सीधे या तो 12 महीने का लें या 24 महीने वाला सब्सक्रिप्शन प्लान लें, जिसमें आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो 12 महीने वाला जो सब्सक्रिप्शन प्लान है मित्रों, ये 12 महीने वाला सब्सक्रिप्शन प्लान अगर आप लोग लेते हैं तो आप लोगों को इसके लिए पे करना होता है 7,000 रुपये। कितना? 7,000 रुपये। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप देखिए आगे वाली स्लाइड में जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहाँ पर आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन पर एक जादुई कोड लिखा हुआ है। ये जो जादुई कोड है, ये जादुई कोड आप लोगों को जो है वो दिलाता है 10% डिस्काउंट। तो दोस्तों ये मेरा जादुई कोड है जिसमें लिखा हुआ है सैनी10, SAINI सैनी 1010। तो सैनी10 आप जादुई कोड यूज़ कीजिएगा और पाइएगा 12 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान 6,300 रुपये मात्र में, जो कि एक बड़े से शहर का केवल 1 महीने के रूम रेंट के जैसा है। यस, आगे अपन अगर बात करें तो दोस्तों अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो 24 महीने वाला जो सब्सक्रिप्शन प्लान है यह आपको मिलता है 8,400 में। लेकिन यहीं आपको बेनिफिट मिलने वाला यह है कि अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, सैनी10 अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर से आपको 10% डिस्काउंट, आपको 10% मिलने वाला है, जिसके साथ आपको केवल और केवल देना होगा 7,560 रुपये। तो दोस्तों 7,560 रुपये में आप 24 महीने तक अनअकैडमी पर रेगुलर बैक टू बैक आप लोग पढ़ सकते हैं। जितनी बार चाहें वीडियो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। अनलिमिटेड एक्सेस आपको यहाँ पर 2 साल के लिए मिल जाने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप 12 महीने के बजाय भी आप लोग 24 महीने वाला सब्सक्रिप्शन प्लान लें, जो आप लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होगा। और हाँ, याद रहे सैनी10 जो कोड है, मेरे रेफरल कोड, ये रेफरल कोड यूज़ ज़रूर करें ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। यस, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना टॉपिक। और आज का अपना जो टॉपिक है ये टॉपिक है अपना ब्लड। कौन सा है दोस्तों? आज का अपना जो टॉपिक है ये है ब्लड। तो ब्लड वाला जो टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ये सबसे पहली यूनिट है अपनी। और पहली यूनिट जो है ये ह्यूमन बॉडी की पहली यूनिट है। यहाँ से राजस्थान में होने वाली जितनी भी भर्तियाँ हैं उनमें यहाँ से एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो अपन जो है वो बात करते हैं आज ब्लड की। बहुत ही शानदार तरीके से अपन पढ़ेंगे और किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 बाय 1 करके मैंने बहुत ही शानदार स्लाइड्स के माध्यम से आप लोगों को ये सब समझाने की कोशिश की है। तो आ जाइए, सबसे पहले अपन परीक्षे की बात करते हैं। और परीक्षे में अगर अपन देखें तो दोस्तों परीक्षे में यदि अपन देखें तो देखिएगा
रक्त क्या है? रक्त आवश्यक पदार्थ है। क्या है? रक्त एक आवश्यक पदार्थ है और एक ऐसा आवश्यक पदार्थ जो शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमारे शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो हमारा जवाब होगा दोस्तों कि रक्त हमारे शरीर में सभी अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और हम जानते हैं जो सभी अंगों को जोड़ने का कार्य करता है वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, संयोजी ऊतक कहलाता है। ये अभी अपन थोड़ी देर में बात करेंगे। यस, तो मैंने देखा नीचे आप लोग देख पा रहे हैं कि रक्त तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त तरल संयोजी ऊतक। यही क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर कई बार पूछ लिया जाता है कि रक्त क्या है, तो हमारा जवाब होता है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है दोस्तों? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है। अब तरल संयोजी ऊतक का मतलब क्या है? यहाँ से बात आती है कि साहब तरल संयोजी ऊतक का मतलब क्या है। तो मित्रों ध्यान रखना, यहाँ पर 3 शब्द अपने को दिए गए। कितने शब्द दिए गए? 3 शब्द अपने को दिए गए हैं। पहला शब्द अपने को दिया गया है तरल। क्या दिया गया है? तरल शब्द हमें दिया गया है। पहला शब्द है अपना तरल। अब तरल का मतलब क्या होता है? तो तरल का मतलब होता है दोस्तों लिक्विड। क्या होता है? तरल का मतलब लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड। तो चूंकि रक्त जो है ये तरल अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, इस कारण से इसको हमने तरल कह दिया। तो लिक्विड फेज में पाया जाता है, इस कारण से हमने इसको क्या कहा? तरल कहा। दूसरा शब्द यहाँ पर अपन ने काम में लिया है संयोजी। क्या लिया है? संयोजी शब्द अपन ने काम में लिया है। तो अगर संयोजी की हम बात करें तो संयोजी का मतलब क्या है दोस्तों? संयोजी का मतलब होता है जोड़ने वाला, कनेक्टिव, यानी जोड़ने वाला। हिंदी मीनिंग है संयोजी का जोड़ने वाला। तो ये सभी अंगों को जोड़ता है। समझ में नहीं आई बात? क्यों? इसलिए नहीं आई क्योंकि दिमाग में प्रश्न उठता है कि साहब तरल है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। रक्त क्या है? तरल है, ये बात हमें समझ में आ गई। लेकिन संयोजी का मतलब तो सभी को जोड़ने वाला होता है। तो ये जोड़ने वाला कैसे हुआ, और अगर जोड़ता है तो ये किसको जोड़ता है? तो दोस्तों हमारा रक्त तरल अवस्था में पाया जाता है और हमारे शरीर के सभी अंगों से होकर ये गुजरता है। तो मैं यूं कहूं कि सभी अंगों से होकर गुजरता है, या मैं यूं कहूं कि सभी ऊतकों से होकर गुजरता है, या मैं यूं कहूं कि सभी कोशिकाओं से होकर गुजरता है। तो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं से गुजरने के कारण ये सभी को आपस में कनेक्ट करने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। इस कारण इसको क्या कहते हैं? संयोजी कहते हैं। तीसरा शब्द हमने जो काम में लिया है रक्त के लिए, वो अपन ने काम में लिया है उत्तक। क्या काम में लिया दोस्तों? उत्तक। तो तीसरा शब्द हमने उत्तक कहा। अब उत्तक होता क्या है? वास्तव में अगर देखा जाए तो उत्तक तो होता है कोशिकाओं का समूह। क्या होता है? कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ये बात समझ में नहीं आई कि साहब रक्त को हमने उत्तक क्यों कहा? क्योंकि उत्तक तो क्या होता है? उत्तक तो होता है कोशिकाओं का समूह। तो रक्त कोशिकाओं का समूह कैसे हुआ, इस बात की अगर अपन डेफिनेशन यहाँ पर करना चाहें दोस्तों, तो देखिए हम इस तरीके से इसका डेफिनेशन कर सकते हैं कि हमारा जो रक्त है, इस रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब वो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी हैं, इन पर अपन परिचर्चा करेंगे। किसमें? रक्त के संगठन में। और यहाँ पर 3 प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं अत्यधिक संख्या में होती हैं और आपस में समूह बनाती हैं, और कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। इस कारण से हमने रक्त को क्या कहा? उत्तक। अभी मैं आप लोगों को डिफाइन करूंगा कि ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं कौन कौन सी, इसके बारे में मैं आप लोगों को अभी डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, यस। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात, रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण। हम जो महत्वपूर्ण बात करते हैं दोस्तों, वो महत्वपूर्ण बात यही है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है। क्या करता है? रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है। यानी हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करता है हमारा रक्त। कौन करता है? रक्त करता है। तो प्रश्न पूछा जाए कि परिसंचरण तंत्र का निर्माण, तो रक्त करेगा। अब परिसंचरण तंत्र के अवयव क्या है? रक्त निर्माण तो करता है, लेकिन वास्तव में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता कौन कौन है? तो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, एक तो आता है अपना हृदय। कौन आता है? एक तो अपना हृदय आता है। परिसंचरण तंत्र में अपना हार्ट आता है, हृदय। हृदय के अलावा शामिल है परिसंचरण तंत्र में हमारी धमनी। धमनियों के अलावा शामिल है दोस्तों शिराएं। कौन शामिल है? शिराएं शामिल है, वेन शामिल है, आर्टरी एंड वेन्स।
ठीक है। और इसके अलावा अपना जो है ब्लड भी इसमें शामिल है, ब्लड भी शामिल है। लेकिन मोस्टली जो अवयव हैं उनमें वो ऑर्गन्स के बारे में पूछना चाहता है, तो हम कह सकते हैं कि हृदय, धमनी और सिरा। हृदय, धमनी और सिरा, ये तीनों क्या है? ये तीनों हमारे परिसंचरण तंत्र के अवयव है। तो हृदय है, धमनी है और सिरा है। अगली जो बात है वो है परिसंचरण तंत्र का अभाव की बात आती है। साहब परिसंचरण तंत्र किन में अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों मुख्यतः आप एक एग्जाम्पल याद रखना, जो जलीय जीव हैं जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र, यानी कि मेरे समझाने का मतलब समझना कि ऐसे जीव जिनकी सतह है, ऐसे जीव जिनकी सतह जो होती है, इस सतह से ही पदार्थों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ऐसे जीव, और मुख्यतः ये जलीय जीव होते हैं जो अपने शरीर की सतह से ही पदार्थों का क्या कर लेते हैं? आदान प्रदान कर लेते हैं। तो इनके अंदर परिसंचरण तंत्र का क्या होता है? अभाव। तो ऐसे जलीय जीव जो अपनी सतह से ही पदार्थों का आदान प्रदान कर लेते हैं, उनमें परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। यस। अब बात आती है परिसंचरण तंत्र के जनक की। तो परिसंचरण तंत्र के जनक की यदि हम बात करें तो परिसंचरण तंत्र का जो जनक है दोस्तों वो कौन है, मैं बता देता हूँ। यहाँ से अक्सर राजस्थान में होने वाली जो छोटी भर्तियाँ हैं, पुलिस वगैरह की जो भर्ती है, उनके अंदर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों परिसंचरण तंत्र की अगर अपन बात करें तो परिसंचरण तंत्र के जो जनक हैं वो है डॉक्टर विलियम हार्वे। कौन है दोस्तों? डॉक्टर विलियम हार्वे। डॉक्टर विलियम हार्वे। डॉक्टर विलियम हार्वे साहब को परिसंचरण तंत्र का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि परिसंचरण तंत्र का जनक कौन, तो परिसंचरण तंत्र का जनक डॉक्टर विलियम हार्वे। नेक्स्ट बात, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न यहां से पूछा जाता है। तो परिसंचरण तंत्र के अध्ययन की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना, परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को कहते हैं एंजियोलॉजी। क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं, एंजियोलॉजी। दो शब्द है यहाँ पर, एक शब्द है एनजीओ और एक शब्द है लॉजी। एनजीओ का मतलब होता है दोस्तों परिसंचरण। क्या होता है? एनजीओ का मतलब होता है परिसंचरण। एनजीओ का मतलब क्या है? परिसंचरण। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? टू बी स्टडी। अध्ययन शब्द के लिए लॉजी शब्द हम काम में लेते हैं। तो टू बी स्टडी, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। तो यहीं से एक पैरेलल क्वेश्चन आता है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर आपसे प्रश्न पूछे कि रक्त का अध्ययन, तो दोस्तों रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। ये दोनों टर्म आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, एग्जाम में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है और कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। एनजीओ शब्द आए तो समझना एनजीओ का मतलब है परिसंचरण। क्या है? एनजीओ का मतलब है परिसंचरण। लेकिन यहां पर शब्द क्या आया है? हीम। हीम शब्द जहां भी आ जाए, मैं यहां आपको बता देता हूं, जहां भी आपको हीम शब्द लिखा हुआ मिल जाए समझ जाना कि किसकी बात हो रही है? रक्त की बात हो रही है, ब्लड की यहां पर बात हो रही है। और हम जानते हैं लॉजी का मतलब है दोस्तों अध्ययन। क्या है? टू बी स्टडी। तो स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड यानी रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिमेटोलॉजी। क्या कहलाएगा दोस्तों? हिमेटोलॉजी कहलाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, तब तो हम कहेंगे एंजियोलॉजी। क्या कहेंगे? एंजियोलॉजी। यदि रक्त का अध्ययन पूछे तब हम कहेंगे हिमेटोलॉजी। अब बात आती है परिसंचरण तंत्र का निर्माण। तो परिसंचरण तंत्र का जो निर्माण है ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि पूरे परिसंचरण तंत्र के अंदर एक तो कौन होगा? हमारा हार्ट होगा, एक कौन होगा? आर्टरीज होंगी यानी धमनी होंगी, धमनियों के अलावा और कौन होगा? सिराएं होंगी। कौन होगा? सिराएं होंगी। इसके अलावा दोस्तों ब्लड भी होता है। कौन होगा? हमारा ब्लड होगा। तो हृदय, धमनी और सिराएं ये सभी मिलकर परिसंचरण तंत्र का क्या करती हैं दोस्तों? निर्माण करती हैं। तो यहां से इस स्लाइड में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि परिसंचरण तंत्र का जनक, तो हम कहेंगे डॉक्टर विलियम हार्वे। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, तो एंजियोलॉजी। आपसे पूछे रक्त का अध्ययन तो हम कहेंगे हिमेटोलॉजी। और परिसंचरण तंत्र का निर्माण पूछे तो हार्ट, धमनी, सिरा, रक्त ये सब मिलकर करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो अपना टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है वो है हमारा रक्त का संगठन। क्या है दोस्तों? रक्त का संगठन। बोले तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड।
कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड की यदि हम बात करें, रक्त के संगठन की यदि हम बात करें दोस्तों, तो देखिए रक्त में क्या क्या पाया जाता है। यहाँ देखिएगा, रक्त जो है इसमें दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक तो अपनी कौन होती है, कणिकाएं। एक तो कौन है, कणिकाएं हैं। दूसरा जो पदार्थ पाया जाता है वो कौन है, प्लाज्मा। कुल मिलाकर ये बात क्लियर हो गई कि हमारे रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। हमारे रक्त में क्या पाए जाते हैं, हमारे रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से, हमारे रक्त में दो प्रकार के पदार्थ, एक तो कणिका है और एक कौन सा है दोस्तों, प्लाज्मा। लेकिन यहां से महत्वपूर्ण याद रखने की बात, ये जो कणिकाएं होती हैं दोस्तों, ये भी 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। यहीं से एग्जाम में अमूमन प्रश्न पूछ लिया जाता है। पहली कणिकाएं जो है वो हैं आरबीसी। कौन है, आरबीसी। दूसरी जो कणिकाएं पाई जाती है हमारे रक्त में वो है दोस्तों डब्ल्यूबीसी। कौन है, डब्ल्यूबीसी। और तीसरे प्रकार की जो कणिकाएं या ग्रेन्यूल्स हैं वो हैं प्लेटलेट्स। कौन सी है दोस्तों, प्लेटलेट्स। तो हमें एक बात क्लियर हो गई कि रक्त में कणिकाएं पाई जाती हैं और कितने प्रतिशत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना 45% कणिकाएं होती हैं और 55% प्लाज्मा। दैट मीन्स यहाँ पर ये साफ साफ क्लियर हो रहा है कि कणिकाएं और यानी कि 45% कणिकाएं और 55% जो है प्लाज्मा, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं दोस्तों, ब्लड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ब्लड का निर्माण करते हैं। यानी रक्त में कणिका 45% और प्लाज्मा 55% मिलेगा तो ये हमारे रक्त का निर्माण करेगा। बात आती है यहाँ पर कि कणिकाएं 3 प्रकार की, पहली आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी और तीसरी प्लेटलेट्स। अब बात करते हैं प्लाज्मा की, तो 55% है, तरल पदार्थ है दोस्तों। ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स अत्यधिक संख्या में पाई जाती हैं और अत्यधिक संख्या में पाए जाने के कारण ये क्या बनाती हैं, समूह बनाती हैं। और चूंकि आरबीसी कोशिका है, डब्ल्यूबीसी कोशिका है, प्लेटलेट्स भी कोशिका यानी कि सेल है, ये तीनों ही सेल होती हैं। और इन तीनों को सम्मिलित रूप से किन किन को, आरबीसी को और डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, हम तीनों को सम्मिलित रूप से कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, कणिकाएं कहते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो इनको हम कहते हैं कणिकाएं। और ये तीनों मिलकर के समूह बनाती हैं और इस समूह को ही कहते हैं कोशिकाओं का समूह। और हम जानते हैं कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है दोस्तों, उत्तक कहलाता है। अब देखो, हमने कहा कि रक्त जो है इसमें क्या क्या पाया जाता है, हमने कहा रक्त में क्या क्या पाया जाता है, तो कणिकाएं और प्लाज्मा पाया जाता है। अगर आपसे यही एग्जाम में प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि कणिकाएं क्या है, प्रश्न क्या पूछा, कणिकाएं, कि व्हाट इज ग्रेन्यूल्स, कणिकाएं पूछे, तो देखो इक्वेशन जैसे अगर अपन इसको सीख लें तो ठीक रहेगा। हम कह सकते हैं कि ब्लड माइनस प्लाज्मा, ब्लड माइनस प्लाज्मा। यदि हम ब्लड में से क्या घटा दें, प्लाज्मा घटा दें, तो कौन शेष बचेगा, कणिकाएं। यहीं अगर एग्जामिनर प्रश्न की प्रकृति चेंज करके पूछ ले कि व्हाट इज प्लाज्मा, तो दोस्तों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कह सकते हैं कि ब्लड माइनस कणिकाएं, ब्लड माइनस कणिकाएं। तो रक्त में से यदि हम कणिकाओं को घटा दें तो क्या बचेगा, वो बचेगा अपना प्लाज्मा। क्या बचेगा, प्लाज्मा। तो हमें यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज समझ में आ रही है। वो चीज ये समझ में आई है जो मैं यहाँ लिख देता हूं ऊपर, कि रक्त जो होता है, इस रक्त में आरबीसी पाई जाती है, रक्त में डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, रक्त में प्लेटलेट्स पाई जाती है और रक्त में पाया जाता है कौन, प्लाज्मा। कौन पाया जाता है दोस्तों, प्लाज्मा पाया जाता है। रक्त में पाया जाता है प्लाज्मा। ये क्लियर है, यस। तो ये सारे जो 4 प्रकार के सबस्टांस हैं, ये चारों प्रकार के सबस्टांस पाए जाते हैं किसमें, हमारे रक्त में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, रक्त में। तो रक्त इन 4 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है। जब भी आपसे प्रश्न करे कि रक्त का संगठन, तो हम कह देंगे कि रक्त का संगठन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ये चारों प्रकार के पदार्थ मिलकर के रक्त का संगठन करते हैं। इसका मतलब हमें रक्त के संगठन में आरबीसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा और
इसके अलावा प्लाज्मा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इन चारों के बारे में जब अपन स्टडी कर लेंगे दोस्तों, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा? ये जो हेडिंग लगा हुआ है अपना यहाँ पर, रक्त का संगठन। बात क्लियर? आगे चलते हैं। यस, अब हम कुछ फैक्चुअल बातों पर बात कर लेते हैं जहां से एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पहला फैक्ट आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है, ये है अपना, देखिए क्या। तो फैक्ट्स पे बात करते हैं परिचर्चा में। पहला है अपना, सामान्य वयस्क व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एग्जाम में सीधा उठा के प्रश्न पूछता है। राजस्थान में जो कुछ कम लेवल की एग्जाम होती है, जैसे पटवार पुलिस हो गया, इनके अंदर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, ध्यान रखना। इसके अलावा यहीं से इसी का पैरेलल क्वेश्चन बनता है कि शरीर में जितना वजन है उसका कितना भार रक्त होता है। तो हमारे शरीर का जितना वेट होता है दोस्तों, वजन होता है, उसका 6 से 7.5% जो भार है वो रक्त का होता है। अब बात आती है कि कशेरुकियों में रक्त का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। कैसा होता है? लाल। अब कशेरुकी क्या होते हैं ये समझो। कशेरुकी मतलब वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट का मतलब क्या हो गया? वर्टिब्रेट का मतलब हो गया कि ऐसे जीव जिनमें क्या पाई जाती है, ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो जिन जीवों में रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं? वो कशेरुकी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कशेरुकी। और जितने भी वर्टिब्रेट हैं, कशेरुकी हैं, उनमें रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे कॉकरोच है, जैसे अपना कौन है? कॉकरोच। तो कॉकरोच जो होता है दोस्तों, इसका रक्त जो है वो कैसा होता है? रंगहीन। रक्त कैसा है? रंगहीन। तो प्रश्न पूछ ले कि तिलचट्टा या कॉकरोच का रक्त किस रंग का, तो रक्त होता है रंगहीन। कैसा होता है? रंगहीन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रक्त का पीएच मान। तो रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों 7.4। कितना होता है? 7.4। महत्वपूर्ण पर्सन, 7.4 पीएच मान होता है। पीएच का मतलब होता है परसेंटेज, या आप कह सकते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या कह सकते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता या इनके विभव को ही पीएच कहते हैं। और इस पीएच के बारे में सबसे पहले खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था दोस्तों सोरसेन। क्या नाम था? सोरसेन नामक वैज्ञानिक। ये अपन केमिस्ट्री में कंप्लीट पढ़ेंगे, पूरा एक टॉपिक अपन वहाँ पीएच का पढ़ेंगे। तो रक्त की पीएच मान पूछे तो हम कहेंगे 7.4। नेक्स्ट बात करते हैं, तो वो है रक्त का स्वाद कैसा होता है। तो दोस्तों रक्त का जो स्वाद होता है वो होता है नमकीन। कैसा होता है? रक्त का स्वाद नमकीन होता है। नमकीन का मतलब समझ रहे? सॉल्ट टाइप का होता है। ठीक है, क्यों होता है ये भी अपने को पता है। इसलिए होता है क्योंकि पीएच मान कितना है? 7.4। तो मैं फैक्ट एक बार वापस से आपको दोहरा देता हूं, परीक्षा योग्य फैक्ट हैं ये। जो 5 फैक्ट यहाँ लिखे हुए महत्वपूर्ण है। पहला है सामान्य वयस्क व्यक्ति में रक्त तो 5 से 6 लीटर। दूसरा है शरीर में कुल भार कितना होता है रक्त का, तो शरीर के कुल भार का रक्त का जो भार होता है वो है 6 से 7.5%। नेक्स्ट बात आपसे पूछ सकता है कि कशेरुकियों के रक्त का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। नेक्स्ट बात, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। और रक्त का स्वाद कैसा होता है, तो वो होता है नमकीन स्वाद। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आरबीसी की। दोस्तों अभी तक अपन ने कॉमन बात की, सामान्य परिचर्चा की बात की। सामान्य परिचर्चा को मैं आप लोगों को दोहरा देता हूं। सामान्य परिचर्चा में हमने ये बात की कि रक्त क्या है, इसकी परिभाषा देखी, इसको तरल संयोजी उत्तक हमने क्यों कहा ये देखा, इसके संगठन में क्या क्या होता है इसके बारे में अपन ने बात की कि आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है, प्लाज्मा होता है, इनके बारे में अपन ने देखा। देन अपन ने बात किया कि रक्त जो है वो किससे बना है, कणिका प्लाज्मा से। हमने ये भी बात की कि कणिका बराबर क्या होती है, तो ब्लड माइनस प्लाज्मा। हमने ये भी बात की कि प्लाज्मा बराबर क्या है, तो ब्लड माइनस कणिका। देन अपन ने बात की कि रक्त में टोटल पदार्थ कितने, तो 4 हमारे सामने आ गए। एक आ गया अपना आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स और चौथा आ गया अपना प्लाज्मा। तो हम इनके बारे में एक एक के बारे में परिचर्चा करेंगे। आरबीसी के बारे में परिचर्चा करेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में परिचर्चा करेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में परिचर्चा करेंगे और प्लाज्मा के बारे में परिचर्चा करेंगे। सबके बारे में अलग अलग परिचर्चा अपन करेंगे। तो सबसे पहला अपना महत्वपूर्ण जो टॉपिक हमारे सामने आ चुका है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों अपना कौन, आरबीसी। कौन है? आरबीसी। तो सबसे पहले अपन आरबीसी के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात यही आती है कि आरबीसी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड कॉर्प सेल। रेड ब्लड कॉर्प सेल। खास बात, एक एक शब्द को समझना।
अगर आप विज्ञान को बार बार नहीं पढ़ना चाहते हैं, केवल एक बार ही पढ़ना चाहते हैं और एक बार पढ़कर ही आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो ध्यान से पढ़ लेना दोस्तों। अब आप लोगों को कभी भी विज्ञान में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मेरा मानना यह है कि रोज रोज मरने से अच्छा होता है एक बार मरना। कहने का अभिप्राय समझिए, और बार बार पढ़ने से अच्छा होता है एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना। तो आप पूरा कंसंट्रेट करके पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए कई बार क्या होता है, अपन लोग जब पिक्चर हॉल में जाते हैं और वहाँ मूवी देखने जाते हैं तो आज से 5 साल पहले देखी हुई मूवी हमें याद होती है कि नहीं होती? बिल्कुल ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम पिक्चर हॉल में, हम थिएटर के अंदर पूरा कंसंट्रेट करके बैठे होते हैं। हमारा पूरा ध्यान जो है वो स्क्रीन पर होता है, हम फुल ऑफ डेडिकेशन से वहाँ बैठे होते हैं। लेकिन इसके विपरीत हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारा डेडिकेशन इतना नहीं होता है जितना कि थिएटर में होता है। जिस दिन हमारा डेडिकेशन थिएटर के जैसा पढ़ाई के दौरान हो जाएगा तो दोस्तों आपको क्लास से बाहर जाने के बाद वापस से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिंदगी भर वो चीज़ आपको याद रह जाएगी। जैसे 10 साल पहले देखी हुई एक मूवी आज भी याद है, 5 साल पहले सुना हुआ एक गाना आज भी याद है। क्यों याद है? हमने एकाग्रता से उसको देखा या सुना है। तो उसी एकाग्रता से आप देखिए भी और आप सुनिए भी। आप लोग कभी भी विज्ञान नहीं भूलेंगे, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। और जब आप आरपीएससी का कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, इवन आप आरपीएससी का आरएस देने जाएं, फर्स्ट ग्रेड देने जाएं, सेकंड ग्रेड देने जाएं, रीट देने जाएं, या इसके अलावा आप अधीनस्थ बोर्ड का एलडीसी देख लीजिएगा, ग्राम सेवक देख लीजिएगा, राजस्थान पुलिस देख लीजिएगा, पटवार देख लीजिएगा, कोई भी भर्ती में आप चली जाइएगा दोस्तों, आपको विज्ञान के, मैं जो आपको तैयार करवा रहा हूं मटेरियल, इसमें से आपको 90+ क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि विगत 14 वर्षों में मैंने जो पुस्तकें प्रकाशित की हैं उनमें से सरस्वती की मेहरबानी से लगभग 95% से ऊपर क्वेश्चन हमेशा आते रहे। जो विद्यार्थी मुझे जानते हैं वो जानते भी होंगे, और उन्होंने, जिन्होंने मेरी भूमिका पब्लिकेशन की बुक पढ़ी है वो लोग भी जानते होंगे कि क्या दम है क्या नहीं है, सब आप लोगों को पता है। मैं आप लोगों से एक बार फिर कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अनअकैडमी का चैनल सब्सक्राइब कर लें, लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें और सब्सक्रिप्शन प्लान ले लें दोस्तों। आने वाले अगले 1 साल में अपन शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं और इस बार अपन सरकारी नौकरी पक्का लेने वाले हैं। क्योंकि सोच लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस बार नौकरी नहीं ली तो छोड़ देना दोस्तों, भूल जाना कि कभी आपको नौकरी मिलेगी, इसलिए इस बार आपको नौकरी लेना है। तो बात करें अपन अपने टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है अपना आरबीसी, और आरबीसी में सबसे पहले अपन ने बात की कि आरबीसी का पूरा नाम क्या है। तो आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड कॉर्पसेल। रेड का मतलब सबको पता है दोस्तों होता है लाल। क्या होता है? लाल। ब्लड का मतलब है सबको पता है रक्त। और कॉर्पसेल ये है महत्वपूर्ण यहां पर शब्द। एक शब्द होता है अपना सेल, सेल यानी कोशिका, और एक शब्द है दोस्तों अपना कॉर्पसेल। क्या है दूसरा शब्द अपना? कॉर्पसेल। तो मैं बता दूं आपको, जिसको हम सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं, उसमें केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। और जिसे हम कॉर्पसेल कहते हैं, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना, ये केंद्रक विहीन होती है। तो पूरा नाम क्या हो गया? रेड ब्लड कॉर्प सेल, केंद्रक विहीन कोशिकाएं। अगली बात अपन करें प्रतिशत के बारे में। अगर अपन बातचीत करेंगे यहाँ पर, तो अभी अपन देखेंगे दोस्तों, एक सेकंड के लिए आप लोग देखिएगा स्क्रीन। जब भी अपन प्रतिशत की बात करते हैं तो आरबीसी का प्रतिशत कितना होता है, तो आरबीसी का अपन जो प्रतिशत देखने वाले हैं, ये प्रतिशत अपन किसके अंदर देखेंगे? रक्त में देखेंगे। तो रक्त में आरबीसी का जो प्रतिशत होता है, ये आरबीसी का प्रतिशत होता है 45%। कितना होता है? 45%। पर्सन पूछेगा, देखिए मैं रिमाइंड करवा रहा हूं, रक्त में कणिकाओं का प्रतिशत, रक्त में कणिकाएं, कंफ्यूज नहीं होना है, रक्त में कणिकाओं का प्रतिशत होता है 45। कितना होता है? 45%। बोले तो 45%। कितना होता है? 45% होता है। लेकिन यहाँ अगर अपन बात करें आरबीसी के विषय में, तो आरबीसी भी लगभग जो है वो कितनी परसेंट पाई जाती हैं? आरबीसी भी पाई जाती हैं लगभग 45%। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना कि 40 भी कई बार ऑप्शन में दे देता है। तो मैं यहाँ दोनों ही जो है लेवल यहाँ पर लिख देता हूँ, 40 से 45। इसको आप ये समझ लो, 40 से 45% जो है आरबीसी पाई जाती है किसमें? रक्त में। अब बात आती है दोस्तों खोजकर्ता की। तो खोजकर्ता की अपन अगर बात करें तो आरबीसी के जो खोजकर्ता हैं, आरबीसी के खोजकर्ता की यदि हम बात करें दोस्तों, तो आरबीसी के खोजकर्ता हैं ल्यूवेनहॉक। सब लोगों को सही दिख रहा है ना? यस, ओके। तो खोजकर्ता की यदि हम बात करें तो खोजकर्ता है कौन? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक।
ल्यूवेनहॉक। आरबीसी के खोजकर्ता ल्यूवेनहॉक हैं, जिन्होंने 1674 में 1674। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो टच पैड पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है टच बोर्ड पे पढ़ाने का। हालांकि वैसे मुझे काफ़ी लंबा टाइम हो गया है पढ़ाते हुए, लेकिन टच बोर्ड में जो पेन वगैरह ये जो टेक्निकल चीज़ें काम में लेते हैं, ये मैं थोड़ा सा पहली बार काम में ले रहा हूँ। इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सा कोऑपरेट करना इस बात के लिए, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुज्ञान। तो जैसे जैसे अपन अभ्यास करते जाएंगे तो हम जो है बहुत ही अच्छी स्टेज तक अपन पहुंच जाएंगे। तो 1674 में, सन 1674 में ल्यूवेनहॉक साहब ने आरबीसी को देखा, या यूं कहते हैं इसकी खोज की। अब आ जाती है उपस्थिति। तो दोस्तों, सभी कशेरुकियों में किन में पाई जाती है? सभी कशेरुकियों में। अब सभी कशेरुकियों में से कौन से? अब सभी कशेरुकियों में भी स्पेशलाइजेशन है स्तनधारी। किनमें? स्तनधारियों में। स्तनधारियों में, सभी स्तनधारियों में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक। यस, तो मैंने कहा केवल उपस्थिति पूछे कि आरबीसी उपस्थित, तो हम कहेंगे कशेरुकियों में। किसमें पाई जाती है? आरबीसी, ओनली आरबीसी के बारे में बात करें तो हम कहेंगे कि कशेरुकियों में पाई जाती हैं। और आगे ये भी ध्यान रखना कि केंद्रक की बात करें तो केंद्रक ओनली स्तनधारियों में पाया जाता है, यानी स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन इसके अपवाद हैं। क्या है? अपवाद आगे भी परिचर्चा करूंगा। इसके 3 अपवाद हैं। एक है दोस्तों ऊंट, एक है लामा। क्या है? लामा। और एक है दोस्तों अपना जिराफ। ऊंट, लामा और जिराफ, ये 3 ऐसे स्तनधारी हैं दोस्तों जिनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। सॉरी, जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। सॉरी, आरबीसी में केंद्रक क्या होता है? पाया जाता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। यस, एक बार वापस से ऊपर आ जाइएगा। हमने कहा आरबीसी तो रेड ब्लड कॉर्प सेल, तो कॉर्प सेल वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी केंद्रक विहीन। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीट करवा रहा हूँ एक बार यहाँ से वापस। विहीन आरबीसी केंद्रक विहीन होती हैं। लेकिन ऊंट, लामा और जिराफ, ये 3 इसके अपवाद हैं, क्योंकि इन तीनों ही जीवों में, इन तीनों स्तनधारियों में आरबीसी में केंद्रक प्रेजेंट होता है। आरबीसी में केंद्रक क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अनुपस्थिति की बात करें तो लगभग आरबीसी सभी जीवों में पाई जाती हैं, ठीक है। कुछ है कशेरुकियों में नहीं पाई जाती। और केंद्रक की बात करें तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, ऊंट, लामा और जिराफ में केंद्रक पाया जाता है। चूंकि इनमें पाया जाता है इसलिए अपवाद हो गए, और बाकी किसी भी स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करें केंद्रक, तो केंद्रक की बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। केंद्रक की बात मैं बता चुका हूँ, आरबीसी केंद्रक विहीन होती है। क्या होती है? केंद्रक विहीन। बस ये याद रखना है। अब यहाँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि केंद्रक विहीन जो होती हैं, ऐसी कोशिकाएं जो केंद्रक विहीन होती हैं वो कहलाती हैं अवास्तविक कोशिका। क्या कहलाती हैं? अवास्तविक कोशिका कहलाती हैं। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन है वास्तविक कोशिका है, और वहाँ पर अगर आपको आरबीसी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है तो वो हमारा सही जवाब होगा। तो आरबीसी केंद्रक विहीन होती हैं, और केंद्रक विहीन कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? अवास्तविक कोशिकाएं कहलाती है। और जो अवास्तविक कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, इनमें एब्सेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नहीं पाया जाता इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। देखिए, मैं धीरे धीरे सीख चुका हूं कि किस प्रकार से टच पैड पे अपन पेन को काम में लेते हैं, और आप लोगों के पास जो है बहुत ही शानदार मैटर में डिलीवर करने वाला हूं। आप इन चीज़ों पे ना जाएं, आप जाएं मैटर पे। दोस्तों, एग्जाम में ये चीज़ें नहीं बोलेंगी। एग्जाम में जो बोलेगा वो बोलेगा अपना मैटर, कि आपने क्या पढ़ा है, किस तरह से प्रिपरेशन की है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है, जो मुझे भी देख पा रहे हैं, वो मेरे ऑफलाइन जो है क्लासेज हैं उनमें भी स्टूडेंट रहे हुए हैं, उन सब लोगों को बखूबी पता है। तो देखिए, यहाँ पर अपन ने बात की आरबीसी के केंद्रक की, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, और जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता वो अवास्तविक कोशिकाएं कहलाती हैं। और अवास्तविक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अपवाद स्वरूप बात अपन पहले ही कर चुके हैं। एक तो अपवाद का मतलब क्या होगा कि किसी भी जीव में आरबीसी
यानी मुख्यतः स्तनधारी में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन जिनमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, जिनमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, वही क्या होंगे? अपवाद। और अपवाद कौन होंगे? ये तीनों मैं आपको भी बता चुका हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं वापस से। एक तो होगा ऊंट, एक है दोस्तों अपना लामा, और एक है कौन? जिराफ। तो ये तीनों ही जीव ऐसे, ऊंट, लामा और जिराफ, ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इस कारण ये अपवाद है। इस कारण क्या है दोस्तों? ये अपवाद है। यस, अब बात करते हैं अपन आकृति की। तो आकृति की अगर अपन बात करें तो आकृति होती है उभयावतल। कैसी होती है? उभयावतल। उभयावतल। उभयावतल का मतलब है उभय और अवतल। यस, उभयावतल होती है। वर्ताकार भी हम इसको कह सकते हैं। कैसी कह सकते हैं? वर्ताकार। वर्ताकार भी कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं उभयावतल वर्ताकार। यस, तो आकार में वैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं वृत्त के आकार की होती हैं, तो यहाँ इस पर अपने को ज़्यादा डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप आकार में आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप नॉर्मली ये कह सकते हैं दोस्तों कि आरबीसी जो है इनका औसतन आकार 7.5 म्यू होता है। कितना होता है? 7.5 म्यू। 7.5 माइक्रोन जो है ये आरबीसी का आकार होता है। किनमें? मनुष्य में। किसमें होता है? मनुष्य की जो आरबीसी होती हैं इनका औसतन जो आकार है वो 7.5 माइक्रोन होता है। संख्या की अगर अपन बात करें तो संख्या में मैं बता देता हूं, संख्या में अमूमन एग्जाम में अच्छा प्रश्न पूछ लिया जाता है। यहां पर संख्या को दो प्रकार से अपन डिफाइन करेंगे, और दो प्रकार से कैसे डिफाइन करेंगे मैं बता देता हूं। एक तो अपन बात करेंगे पुरुषों में आरबीसी की संख्या, और एक अपन बात करेंगे महिलाओं में आरबीसी की संख्या। तो सबसे पहले यदि अपन पुरुषों में आरबीसी की संख्या की बात करें तो पुरुषों में आरबीसी की संख्या होती है दोस्तों लगभग, एक शब्द मैंने बोला है, लगभग 55 लाख आरबीसी पाई जाती हैं। कितने रक्त में? प्रति घन एमएम में। एक घन एमएम, एक घन एमएम का मतलब है बहुत छोटी सी मात्रा। एक घन एमएम का मतलब है दोस्तों रक्त की एक छोटी सी मात्रा। जैसे मैंने एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पर बनाया, ये एक बॉक्स बनाया मैंने, सपोज दैट ये 1 घन एमएम का बॉक्स है, ये बॉक्स बनाया। इस 1 घन एमएम के बॉक्स को हमने रक्त से भर दिया, ठीक है। इस 1 घन एमएम में जितना रक्त है, इस रक्त में बहुत थोड़ा सा होता है, इस रक्त में हम आरबीसी की संख्या की काउंट करें, और ये रक्त अगर मेल का है, पुरुष का है, तो उसमें आरबीसी की संख्या 55 लाख होती है। यहीं अगर ये रक्त किसका होता? महिला का होता। कितना? 1 घन एमएम। तो 1 घन एमएम, महिला के 1 घन एमएम में आरबीसी की संख्या लगभग 52 लाख होती है। तो 52 लाख प्रति घन एमएम हम कह सकते हैं। क्लियर? यस, यही रक्त अगर किसका होता? फीमेल का होता। तो फीमेल में कितनी? 52 लाख। मेल में कितनी? लगभग आरबीसी की संख्या कितनी दोस्तों? 55 लाख होती है। बात समझ में आई? यस, तो वापस से रिपीट कर देता हूं ऊपर से। सबसे पहले अपन ने जो बात की वो बात की अपन ने केंद्रक की। किसकी बात की अपन ने? केंद्रक की। तो हमने कहा आरबीसी केंद्रक विहीन होती हैं, और जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता वो अवास्तविक कोशिकाएं कहलाती हैं। और अवास्तविक कोशिकाओं में जो है दोस्तों वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। इसके बाद अपन ने बात की किसकी? अपवाद कौन है? तो अपवाद वे होंगे जिनकी आरबीसी में केंद्रक प्रेजेंट होगा। ये 3 है, एक ऊंट है, एक लामा है और एक जिराफ है। तीनों ही क्या है? अपवाद। आकृति की बात करें तो इनकी आकृति उभयावतल या वर्ताकार होती है। आकार की बात करें तो मनुष्य की आरबीसी का आकार 7.5 म्यू यानी माइक्रोन होता है। संख्या की हमने बातचीत की तो संख्या पुरुषों के 1 घन एमएम रक्त में आरबीसी की संख्या 55 लाख होती है, और महिलाओं के 1 घन एमएम रक्त में आरबीसी की संख्या लगभग 52 लाख होती है। अब बात करते हैं आरबीसी की संरचना की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? यदि हम आरबीसी की संरचना की बात करें तो ये बहुत ही पतली झिल्ली वाली होती है। क्या होती है? बहुत ही पतली झिल्ली वाली, अपारगम्य, बहुत ही पतली झिल्ली वाली, अर्धपारगम्य। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनकी जो झिल्ली होती है वो बहुत ही पतली होती है। कैसी होती है? पतली झिल्ली, बहुत ही पतली झिल्ली होती है, और ये अर्धपारगम्य होती है। पहले मैंने अपारगम्य बोला, सॉरी, अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब है सेमी परमेबल। क्या है दोस्तों? सेमी परमेबल। दोस्तों मैं एक बार आपको फिर ये बात बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, मैं टच पैड पहली बार काम में ले रहा हूँ,
इस कारण से हो सकता है कि थोड़ा सा राइटिंग का इश्यू आप लोगों को आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं मेरी पूरी जो है भरपूर कोशिश जो है वो आप लोगों के लिए कर रहा हूं। तो संरचना इसकी झिल्ली पतली होती है, अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब समझते हो क्या? अर्धपारगम्य का मतलब है जिनमें से कुछ पदार्थ तो झिल्ली को आर पार भेद सकते हैं, यानी ऐसी झिल्ली जिसमें से कुछ पदार्थ तो आर पार जा सकते हैं, सभी नहीं जा सकते, वो अर्धपारगम्य कहलाती है। भौतिक गुणों की बात करें तो भौतिक गुणों में मतलब होता है कि आरबीसी के भौतिक स्वरूप कैसा है। तो आरबीसी का भौतिक स्वरूप अगर अपन देखें तो आरबीसी कैसी होती है? कोमल और लचीली होती हैं। अगर कठोर होती तो वही अपन कह देते, तो ये तो होती है कोमल और लचीली, कोमल एंड लचीली, फ्लेक्सिबल, कोमल लचीली। तो ये भौतिक गुण ही तो होते हैं, बाह्य गुण हार्ड है, लचीला है कि नहीं। तो भौतिक गुण होते हैं कोमल और लचीली। इसके बाद बात करते हैं अपन निर्माण प्रक्रिया की। अब महत्वपूर्ण जो बात अपन कर रहे हैं आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया की, तो आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यस, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो मैं सबसे पहले आपको एक डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ। ये है दोस्तों हमारी बोन्स, क्या है? बोन्स है, हड्डियां हैं, और इन हड्डियों के बीच में, हड्डियों के बीच में खोखला जालीनुमा भाग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये हमारी हड्डियां हैं और हड्डियों के बीच में इस तरह से खोखला जालीनुमा भाग पाया जाता है। इस खोखले जालीनुमा भाग को हम कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं, बोले तो बोन मैरो कहते हैं। ये बोन मैरो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है दोस्तों अपना लाल यानी कि रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा, और एक होता है अपना येलो बोन मैरो, बोले तो पीला अस्थि मज्जा। इस लाल अस्थि मज्जा के अंदर निर्माण होता है आरबीसी का। किसका निर्माण होता है? आरबीसी का। और इस पीले अस्थि मज्जा के अंदर निर्माण होता है दोस्तों, ये निर्माण होता है प्लाज्मा का। किसका होता है? प्लाज्मा का। तो यहाँ से देखो एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में। वो कहेगा प्लाज्मा का निर्माण कहाँ होता है? तो पीले अस्थि मज्जा में। और इस आरबीसी के निर्माण होने की जो क्रिया है, इस क्रिया को अपन कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। ये पर्सन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इरिथ्रोपोइसिस। तो इरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या है? क्योंकि इरिथ्रो शब्द जो काम में लेते हैं अपन, ये काम में लेते हैं अपन किसके लिए? आरबीसी के लिए। किसके लिए? आरबीसी के लिए। हम कह सकते हैं कि आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। जैसे आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, तो आगे डब्ल्यूबीसी को भी अपन बात करेंगे, उसको भी कुछ बोलते हैं, प्लेटलेट्स को भी कुछ बोलते हैं। ठीक है। तो निर्माण की प्रक्रिया में हमने देखा कि हमारी हड्डियों के बीच में, ये हमारी हड्डियां हैं, हड्डियों के बीच में खोखला जालीनुमा भाग होता है। इस खोखला जालीनुमा भाग को बोन मैरो कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक लाल अस्थि मज्जा और एक होता है अपना पीला अस्थि मज्जा। इस लाल अस्थि मज्जा में निर्माण होता है आरबीसी का, पीले अस्थि मज्जा में निर्माण होता है किसका? प्लाज्मा का। आरबीसी के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। और इस इरिथ्रोपोइसिस की क्रिया में जो समय लगता है दोस्तों, वो लगता है 72 घंटे। कितना लगता है? 72 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब आरबीसी के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो 72 घंटे में जाकर कंप्लीट होती है। कितने समय में कंप्लीट होती है? 72 घंटे में कंप्लीट होती है, यानी 3 दिन में एक आरबीसी का निर्माण होता है। तो हमने आरबीसी के निर्माण की बात कर ली, तो अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि आरबीसी का जीवन काल जो है वो कितना होता है। तो आरबीसी के जीवन काल की हम बात करें तो आरबीसी का जीवन काल जो है दोस्तों वो 120 डेज का होता है, 120 दिन का होता है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में टिपिकली क्वेश्चन दे देता है, तो आप ध्यान रखना आरबीसी को बनने में 3 दिन का समय लगता है और इसका जीवन काल 120 दिन है। तो अगर कभी टिपिकल क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आरबीसी का जीवन काल 3 से 120 दिन होता है। कितना होता है? 3 से 120 दिन होता है। क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछ लेता है, आपको दे देता है 80 डेज, इसके अलावा आपको कोई रेंज ही नहीं देता है ऐसी। ठीक है, आपको 80 डेज दे दिया, 126 डेज दे दिया, 130 डेज दे देगा, 135 डेज दे देगा। तो ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा। तो स्टूडेंट जो है अक्सर 120 को करके आ जाते हैं, जो गलत हो जाता है। हमारा सही जवाब जो होगा ऐसी स्थिति में होगा 80। यानी आपको टिपिकल तरीके में याद रखना है 3 से 120 दिन जीवन काल होता है किसका? आरबीसी का। अब बात आती है कि जब 120 दिन के बाद में आरबीसी मर जाती है, तो आरबीसी मरने के बाद कहाँ जाती है?
तो आरबीसी मरने के बाद जाती है प्लीहा में। इस प्लीहा को ही हम कहते हैं स्प्लीन, और इसी को हम कहते हैं तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे प्लीहा कहो, स्प्लीन कहो या कहो दोस्तों तिल्ली, तो आरबीसी मरने के बाद, अब मरने के बाद जाती है तो यहाँ से दो बातें अक्सर निकल के आती हैं मरने से संबंधित। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि आरबीसी जो है ये मृत कहाँ होती है। दो प्रश्न यहाँ से निकलते हैं कि आरबीसी मरती तो कहाँ है, और दूसरा प्रश्न निकलता है कि आरबीसी मरने के बाद कहाँ चली जाती है। तो आरबीसी मरती तो है दोस्तों यकृत में। किस में मरती है? यकृत में मरती है, लिवर में डेड होती है, और मरने के बाद ये चली जाती है स्प्लीन में, बोले तो प्लीहा में चली जाती है। किस में चली जाती है? प्लीहा में चली जाती है। चूंकि प्लीहा में आरबीसी मरने के बाद आती है, और मरने के बाद जहां जाते हैं उसे कहते हैं कब्रिस्तान, तो प्लीहा को कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। निम्न में से किस अंग को हमारे शरीर का कब्रिस्तान कहते हैं? तो प्लीहा को। ये प्लीहा भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण और संग्रहण दोनों में सहायता प्रदान करता है, और चूंकि संग्रहण में सहायता प्रदान करता है इसलिए इसको ब्लड बैंक की संज्ञा भी दी जाती है। प्रश्न पूछता है किस अंग को ब्लड बैंक की संज्ञा दी गई है, तो वो संज्ञा दी गई है प्लीहा को। किसको? प्लीहा को। इसी को हमारे शरीर का द्वितीयक हृदय क्या कहा जाता है? सेकेंडरी हार्ट, द्वितीयक हृदय भी कहा जाता है। प्रश्न उठता है बहुत ही शानदार, निम्न में से किस अंग को हमारे शरीर का सेकेंडरी हार्ट कहते हैं, द्वितीय हृदय कहते हैं? तो वो कहते हैं किसको? वो कहते हैं प्लीहा को। किसको कहते हैं? प्लीहा को। और इस प्लीहा को ही कहते हैं दोस्तों बूचड़ खाना। क्या कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं बूचड़ खाना, बोले तो स्लॉटर हाउस, बूचड़ खाना। किस अंग को बूचड़ खाने के नाम से या स्लॉटर हाउस के नाम से जाना जाता है? तो प्लीहा को। क्यों? क्योंकि यहां समझिए हमारा जो ब्लड होता है, इस ब्लड के अंदर होती हैं दोस्तों आरबीसी। क्या होती हैं? आरबीसी होती हैं, और आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। कौन होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर होता है फेरस तत्व। क्या पाया जाता है? फेरस तत्व, लोहा तत्व, आयरन तत्व। और इस फेरस के स्रोत अगर आपसे पूछे तो सबसे अच्छे स्रोत हैं आयरन के सेव, पालक और बैंगन। सेव, पालक और बैंगन ये सबसे महत्वपूर्ण अवयव हैं फेरस के सोर्स के, आयरन के सोर्स के। तो दोस्तों मैंने कहा कि प्लीहा को बूचड़ खाना भी कहते हैं, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सीरीज लिखी है। इस सीरीज में मैंने लिखा कि ब्लड में होती है आरबीसी, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में फेरस तत्व। जब हमारी आरबीसी मृत हो जाती है, कौन मृत हो जाती है? आरबीसी मृत हो जाती है, तो कौन मृत हुआ है? आरबीसी, ना कि कौन? हीमोग्लोबिन। तो जैसे आरबीसी मृत होती हैं और मरने के बाद आरबीसी कहाँ पर जाती हैं? प्लीहा में। कहाँ जाती हैं? प्लीहा में जाती हैं। तो ये प्लीहा इस मरी हुई आरबीसी का क्या कर देता है? विघटन। क्या कर देता है? विघटन कर देता है, डिकम्पोजिशन कर देता है। प्लीहा मरी हुई आरबीसी को तोड़ देता है, इसी कारण से इसको बूचड़ खाना कहते हैं। क्योंकि बूचड़ खाना उस स्थान को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं जहां पर जीवों को अक्सर मारा, काटा या तोड़ा जाता है, उसे बूचड़ खाना कहते हैं। तो प्लीहा में मृत आरबीसी को तोड़ने का कार्य किया जाता है। क्यों? हीमोग्लोबिन को मुक्त करने के लिए। और हीमोग्लोबिन मुक्त होने के बाद कहाँ जाएगा? हीमोग्लोबिन मुक्त होने के बाद चला जाएगा सीधा किसके अंदर दोस्तों? वापस से अस्थि मज्जा के अंदर। तो बात समझ में आई? जीवन काल 120 दिन। प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली एक ही नाम है। प्लीहा को कहते हैं हमारे शरीर का कब्रिस्तान, इसी को कहते हैं ब्लड बैंक, इसी को कहते हैं द्वितीयक हृदय, इसी को कहते हैं बूचड़ खाना, क्योंकि ये मरी हुई आरबीसी का विघटन करने का कार्य करता है। और आज आरबीसी मरती कहाँ है? तो आरबीसी मरती है कहाँ? देखा अपन ने, यकृत में। और आरबीसी मरने के बाद जाती है कहाँ? प्लीहा में। बात क्लियर है? तो आगे चलते हैं। यस, अब अपन बात करते हैं आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की। किसकी बात करते हैं? हीमोग्लोबिन की। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट फॉर्म में एचबी के रूप में लिखते हैं। किस रूप में? एचबी। मैं बता दूं कि ये हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है। हीमोग्लोबिन जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है अपना हीम, और एक शब्द है दोस्तों ग्लोबिन। एक शब्द क्या है? ग्लोबिन। थोड़ा सा दोस्तों बार बार मुझे नीचे टच पैड की तरफ देखना पड़ता है, ठीक है? सीख जाऊंगा, बहुत जल्दी सीख जाऊंगा। यस, तो हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है हीम और एक शब्द है कौन? ग्लोबिन। दोस्तों हीम, मैं बता दूं आपको, जहां भी हीम शब्द आ जाए आप लोगों को समझ लेना है कि किसकी बात हो रही है? रक्त की बात हो रही है। और ग्लोबिन का मतलब है दोस्तों
रक्त में पाए जाने वाला प्रोटीन। तो ये ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। हीम का मतलब है रक्त, इसका मतलब रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन को कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है दोस्तों, इस हीमोग्लोबिन का यदि हम देखें कार्य, क्या देखें? कार्य देखें, तो इसका जो कार्य है दोस्तों वो है O2 का परिवहन करना व CO2 का परिवहन करना। क्या करना? O2 और CO2 का क्या करना? परिवहन करना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। ये ऑक्सीजन को जोड़कर फेफड़ों से अंगों तक ले जाता है और अंगों से CO2 को जोड़कर वापस फेफड़ों तक लाने का कार्य करता है। इसके बारे में कई और भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछ लेता है इसका रंग कैसा है, तो इसका स्वयं का रंग होता है बैंगनी। कैसा होता है दोस्तों? बैंगनी। हीमोग्लोबिन किस रंग का है? बैंगनी रंग का। लेकिन ये रक्त को कैसा रंग प्रदान करता है? लाल और हरा या नीला। कभी कभार इसकी प्रतिशत या मात्रा के बारे में प्रश्न पूछता है, तो इसके प्रतिशत के बारे में अगर पूछे तो मेल यानी पुरुषों में इसकी मात्रा होती है 15 से 16%। हीमोग्लोबिन 15 से 16%। और फीमेल के अंदर अगर पूछे आपको, महिलाओं में इसकी मात्रा पूछे, तो वो होती है लगभग 12 से 13%। कितनी होती है? 12 से 13% होती है। क्लियर? यस। अब बात करते हैं अपन आरबीसी के कार्य की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? आरबीसी के कार्य। आरबीसी के कार्य में पहला है O2 और CO2 का परिवहन करना। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर है, तो या तो कह दो हीमोग्लोबिन कर रहा है, या जाहिर सी बात है यूं कह दो कि आरबीसी कर रहा है। तो O2 CO2 का परिवहन करना। दूसरी बात है ये रक्त की श्यानता यानी विस्कोसिटी को नियमित करती है। कौन? आरबीसी। इसके बाद बात करें तो हीमोग्लोबिन एक बफर तंत्र की भांति कार्य करता है, जिससे रक्त की पीएच नियमित बनी रहती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये कार्य आरबीसी के हैं, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। और या स्पेसिफिक आप ये कह सकते हो कि ये हीमोग्लोबिन के कार्य हैं। एक ही बात है, हीमोग्लोबिन के कार्य और हीमोग्लोबिन आरबीसी में है, तो ये कह सकते हैं कि आरबीसी के कार्य हैं। तो हीमोग्लोबिन के कार्यों में या आरबीसी के कार्यों में हम इनको काउंट कर सकते हैं। O2 CO2 का परिवहन, रक्त की श्यानता को नियमित यानी विस्कोसिटी को नियमित करना, और ये बफर तंत्र है जिससे रक्त की पीएच क्या बनी होती है? नियमित बनी रहती है। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स इस लेसन से संबंधित हमारे सामने है दोस्तों। और फैक्ट में सबसे पहला फैक्ट है, प्लीहा मृत आरबीसी का विघटन कर हीमोग्लोबिन को मुक्त करता है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का बूचड़खाना कहते हैं। ये बात मैं समझा चुका हूं, क्योंकि मरती है आरबीसी ना कि हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, इसलिए इसको वापस मुक्त करके और अस्थि मज्जा में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो प्लीहा को क्या कहते हैं? बूचड़खाना। ये बात मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। अगली बात अगर अपन देखें तो वो है आरबीसी के परिपक्वन के लिए। तो आरबीसी को मैच्योर करने के लिए एक विटामिन की आवश्यकता होती है, जिसका नाम है विटामिन B12। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा जाता है कि आरबीसी के परिपक्वन के लिए सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन B12, विटामिन B12 है। बोले तो साइनोकोबालोमिन। ये आरबीसी के परिपक्वन का कार्य करता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन के केंद्रीय भाग में एक तत्व पाया जाता है जिसे कहते हैं फेरस तत्व या लोहा तत्व। ठीक है, अमूमन प्रश्न आता है कि हीमोग्लोबिन के केंद्रीय भाग में पाए जाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो फेरस कह दो, लोहा कह दो, आयरन कह दो, जिसके स्रोत मैं आप लोगों को बता चुका हूं, सेब, पालक और बैंगन। नेक्स्ट बात, एक हीमोग्लोबिन अणु जो है वो अपने साथ ऑक्सीजन के 4 अणु जोड़ता है। कैसे जोड़ता है मैं समझा देता हूं। ये हीमोग्लोबिन अणु है, ये अपने चारों ओर ऑक्सीजन का एक एक अणु जोड़ सकता है। यानी एक एक अणु जोड़ेगा तो कितने हो गए? 1 2 3 और 4। तो हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणु को? तो हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को जोड़ सकता है, यानी 4 अणु का परिवहन कर सकता है। तो जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन हटेगा तो CO2 जुड़ेगी, CO2 जुड़ेगी तो CO2 भी कितनी जुड़ेंगी? 4। CO2 भी कितनी जुड़ेंगी? 4 जुड़ेंगी। ठीक है, अच्छा प्रश्न आता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कितने अणु का परिवहन? 4 का। प्रश्न आता है हीमोग्लोबिन CO2 के कितने अणु का परिवहन करेगा? तो उनका भी 4। प्रश्न आता है कि हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अरे ऑक्सीजन जुड़ रही है हीमोग्लोबिन के साथ, क्या जुड़ रही है? ऑक्सीजन, तो इसे कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन के साथ CO2 जुड़ती है, क्या जुड़ती है दोस्तों? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बोलेंगे इसको? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। यस, जब हीमोग्लोबिन के साथ CO2 जुड़ेगी तो रक्त का रंग कैसा होगा? रक्त का रंग, ये O2 है दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखना, ये C नहीं है यहाँ पर। जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो रक्त का रंग कैसा हो जाता है? रक्त का रंग हो जाता है लाल, और लाल रक्त कैसा होता है? शुद्ध। यहीं पर अगर अपन बात करें
कि अगर हीमोग्लोबिन के साथ CO2 जुड़ती है, हीमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ती है, CO2, तो रक्त का रंग कैसा हो जाता है, तो रक्त का रंग हो जाता है हरा या नीला। कैसा हो जाता है, हरा या नीला हो जाता है। और हरे या नीले रंग का जो रक्त है वो कैसा रक्त कहलाता है, अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त कहलाता है, अशुद्ध रक्त कहलाता है। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन से जब CO जुड़ती है, CO बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो भी रक्त का रंग हरा या नीला होगा और रक्त अशुद्ध कहलाएगा। हीमोग्लोबिन स्वयं किस रंग का, बैंगनी रंग का, बता चुका हूं। एक यहाँ पर खास बात जो है वो अगला फैक्ट है, और ये जो अगला फैक्ट है दोस्तों ये बहुत ही शानदार, बहुत ही क्या है, शानदार अपना फैक्ट है, बहुत ही शानदार फैक्ट अपना। और ये फैक्ट है हीमोग्लोबिन की सर्वाधिक जुड़ने की क्षमता। तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ समझा देता हूँ, देखना ये बहुत ही काम की चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ही काम की चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को कि हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों, इस हीमोग्लोबिन के साथ, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ सबसे ज़्यादा जुड़ने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा जुड़ने की क्षमता CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। किसकी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। और सबसे कम जुड़ने की क्षमता, सबसे कम जुड़ने की क्षमता होती है ऑक्सीजन की। किसकी होती है, ऑक्सीजन की। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन से सर्वाधिक जुड़ने की क्षमता किस गैस की होती है, तो CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड की। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन से सबसे कम जुड़ने की क्षमता किसकी होती है, तो वो होती है किसकी, ऑक्सीजन की। किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। तो दोस्तों आज अपन ने जो बात की वो अपन ने बात की, हमारा पहला जो हमारी पहली जो यूनिट है वो अपन ने स्टार्ट की। ह्यूमन बॉडी में पहली यूनिट है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमने ब्लड पढ़ा। मैं ब्रीफली आप लोगों को जो है रिवीजन करवा देता हूं, सभी लोग एक साथ ध्यान देंगे और मेरे साथ रिपीट करेंगे। दोस्तों हमने बात की रक्त क्या है, तो रक्त जो है वो एक तरल पदार्थ है, सभी अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए उसको तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। इसके बाद अपन ने पढ़ा कि इसके संगठन में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, कणिकाएं जो 45% होती हैं, प्लाज्मा जो कि 55% होता है। तो 45% कणिकाएं और 55% प्लाज्मा दोनों ने मिलकर रक्त का निर्माण किया। और कणिकाएं भी 3 प्रकार की होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इसके बाद में अपन ने कॉमन बातें देखी। इंट्रोडक्शन में अपन ने देखा कि रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। डॉक्टर विलियम हार्वे साहब को एंजियोलॉजी का जनक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। पीएच मान 7.4 होता है। प्रकृति जो होती है वो दुर्बल क्षारीय होती है। स्वाद रक्त का नमकीन होता है। ये सारी बातें अपन ने की और फिर अपन ने स्टार्ट किया अपना पहला टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक जो था आरबीसी। और आरबीसी में हमने इसके बात की इसके पूरे नाम की, तो रेड ब्लड कॉर्प सेल, और जो कॉर्प सेल होती है उनमें केंद्रक नहीं होता। इसके अपवाद अपन ने देखे, ऊंट, लामा और जिराफ। इसके बाद में अपन ने देखा कि इनकी संख्या कितनी होती है, आकार आकृति कैसी होती है। इसके बाद हमने बात की कि भौतिक गुण क्या है। देन अपन ने बात की कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, और उन पदार्थों के बारे में हमने बात की कि वो किस किस तरीके से क्या क्या हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं। इस प्रकार ये हमारा पहला जो टॉपिक था, ये पहला टॉपिक था दोस्तों आरबीसी। क्या था, आरबीसी। तो ब्लड में आरबीसी पढ़ा। दोस्तों मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि आप लोग जिन्होंने सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिया है वो कम से कम 12 महीने वाला सब्सक्रिप्शन प्लान ले लीजिएगा। क्यों ले लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि ये तो मेरा पहला डेज है, फर्स्ट डेज है दोस्तों, पहला दिन है। और पहले दिन में मैंने आप लोगों के सामने परफॉर्मेंस की है। अब मैं आज सीख चुका हूं कि किस प्रकार से टेक्निकल चीज़ों को उपयोग में लिया जाता है, तो मैं इनको भलीभांति उपयोग में लेते हुए आप लोगों तक बहुत ही शानदार तरीके का मैटर आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं। शानदार जो है इनकी व्याख्यात्मक हल के साथ में आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो बताने वाला हूं, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं यशवंत कुमार सैनी आपको साइंस में इतना परफेक्ट बना दूंगा दोस्तों, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। और स्पेशली आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड या राजस्थान का कोई भी जो लोकल एग्जाम है, उनके लिए मेरी साइंस आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी। इसलिए आप बिल्कुल भी मिस ना करें, बिना विलंब किए अपना सब्सक्रिप्शन प्लान लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्रिप्शन प्लान ले लें अपना, और अपनी पढ़ाई सुचारू रखें। क्योंकि सारी की सारी एग्जाम हमारे सामने है, पटवार अपने सामने, पुलिस अपने सामने, रीट अपने सामने है, आने वाली जूनियर अकाउंटेंट अपने सामने है, आने वाली ग्राम सेवक अपने सामने, आरएस का एग्जाम अपने सामने है।
दोस्तों बहुत सारी एग्जाम अपने सामने है और सभी एग्जामों में, और बहुत ही खास एग्जाम राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर, तो ये बहुत सारी एग्जाम है और इन सभी एग्जामों में आप लोगों को बखूबी पता है कि विज्ञान का बहुत ही बड़ा महत्व है, विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। तो विज्ञान में मैं आप लोगों को कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखने दूंगा, आप लोगों को टेंशन नहीं आने दूंगा। बस आप लोग जो है अपना सब्सक्रिप्शन प्लान ले लें और मेरे जादुई कोड का उपयोग करें, सैनी 10 आप उपयोग करके, और छूट जो है 10%, इस 10% छूट का लाभ भी उठाएं और ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को दोस्तों आप शेयर करें। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आप लोग जो है हमें पुनर्बलन देते रहेंगे, हम आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन जो है कार्य करते रहेंगे, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए हम लोग और भी मेहनत करेंगे। और स्पेशली मैं तो विज्ञान में और भी मेहनत करने वाला हूं। बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पे आप लोगों ने पढ़ा होगा जहां पर इतना मैटर आप लोगों को नहीं मिलता है, जहां पर 1 या 2 दिन के अंदर ही आप लोगों को पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम समेट के रख दिया जाता है। यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर प्रॉपर चलेगा, चाहे 10 घंटा क्लास चले चाहे 12 घंटा क्लास चले, आपको एक एक टॉपिक का एनालिसिस मिलेगा। और मैं ये कह सकता हूं कि आप आरपीएससी के आरएस की भर्ती में जाकर और मेंस में भी बैठेंगे दोस्तों, तो आपको मजा आ जाना है। उस दिन आप धन्यवाद देंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को, उस दिन आप धन्यवाद देंगे मुझे कि आपने हमारी साइंस बहुत ही शानदार करवाई। तो दोस्तों ये था अपना आज का सेशन, इसी के साथ मैं विराम देता हूं अपनी वाणी को। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।